Okay, now we are going to solve question number 1 to 8 of exercise 6.2 और इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने क्लासवर्क में आपके क्लासवर्क में सॉल्व किए हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल बी योर होमवर्क फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8. So here is the solution of exercise 6.2 question number 1. Question number 1 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, you can see here the expression is given as 3x minus 9y. इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं 3x और 9y. 3x और 9y. सबसे पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट्स और वेरिएबल में क्या कॉमन है. सो हियर यू कैन सी कि 3x में 3x और 9y, ठीक है, ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं, यानी वेरिएबल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. देन वी हैव 3 एंड 9. अब आप कोफिशिएंट्स की बात करें तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 और 9 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 3 इंटू 3. सो 3 इज़ कॉमन इन बोथ. सो जहाँ पर पहले 3 लिखा हुआ था वहाँ आप कोफिशिएंट में 1 कर देंगे और जहाँ 9 था वहाँ आप रिमेनिंग 3 लिख देंगे. सो हेयर इज़ द सोल्यूशन. यू कैन सी हेयर टेकिंग 3 कॉमन, इन दोनों में से सिर्फ 3 ही कॉमन आता है. आपने 3 कॉमन ले लिया. सो आपके पास वेरिएबल x तो पहले से ही था, क्योंकि यहाँ से x तो कॉमन आता ही नहीं है, हर टर्म में वेरिएबल डिफरेंट है. और जहाँ पर 3 था वहाँ पर 1 आ जाएगा. 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3. सो हेयर यू कैन सी 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 और 3 कॉमन आ गया है तो रिमेनिंग विल बी 3 और ये वो 3 है और y एज इट इज़. सो दीज टू आर दी फैक्टर्स. हम ये कहेंगे कि इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स हैं. वन इज़ 3 एंड द सेकंड इज़ ये जो ब्रैकेट में है. अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास दोबारा से यही एक्सप्रेशन आंसर में दोबारा से आपके पास यही एक्सप्रेशन बन जाएगा. देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास दो टर्म्स हैं एक्स वाई और एक्स जी. यू नो दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई एंड एक्स मल्टीप्लाइंग विद जी. सो एक्स इज़ कॉमन इन बोथ. दोनों से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग x कॉमन, दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया इस टर्म में y और इस टर्म में बाकी रह गया z और प्लस साइन एज इट इज़. सो दिस विल बी y प्लस c. सो x और ये y प्लस c, ये दो फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के ये दोनों फैक्टर्स हैं. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा से यही आंसर आ जाएगा, जो कि हमने करना नहीं है, लेकिन हम इन अगर फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि हम उनको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन ही आ जाएगा. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 3 और 6 और वेरिएबल 3 हैं. एक में m है, m, n एंड p. दीज 3 वेरिएबल्स 3 6 m n p. और हमने अब कॉमन किस तरह से लेना है कि हमने हर वेरिएबल को देखना है. 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1. यू कैन राइट 6 एज 3 इंटू 2. सो कोफिशिएंट्स में से तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है. वेरिएबल्स में ये है, वेरिएबल्स में पहली टर्म में है m क्यूब. यू कैन सी m क्यूब मीन्स 3 टाइम m और सेकेंड टर्म में है m स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स m. सो इतना तो कॉमन है दोनों टर्म्स में. फाइन. देन वी हैव n. एक टर्म में n है, फर्स्ट टर्म में भी n है और सेकेंड टर्म में भी हमारे पास यू कैन सी कि हमारे पास n है. तो ये दोनों से n भी कॉमन आ जाएगा और p सिर्फ एक ही टर्म में है, सो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते. नाउ हैव अ लुक कि यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा. 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन है. 6 की जगह पे हम 2 लिख देंगे एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6. और m क्यूब में से है और m स्क्वायर में से हम m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि m स्क्वायर तो दोनों में है, 2 टाइम्स m तो दोनों में है ना, तो हम m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ इस टर्म में एक m बाकी रह जाएगा. इस वाली टर्म में हमारे पास एक m रहेगा. यहाँ पर एक m आना चाहिए. इस टर्म में एक m रह जाएगा, लेकिन यहाँ से m स्क्वायर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि m स्क्वायर ही हमने कॉमन ले लिया है. m वाली टर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी. देन वी हैव n दोनों से कॉमन ले लिया. एक n था दोनों में, वो कॉमन चला गया, सो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा.
देन इस टर्म में p था वो एज इट इज़ आएगा क्योंकि p कॉमन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर p की कोई टर्म नहीं थी, p का बिल्कुल भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, सो p कॉमन नहीं लिया गया। सो यू कैन सी के हमारे पास सोल्यूशन ये है जहाँ पर एक मिस्टेक है विच इज़ m मल्टीप्लाई होगा p से। सो होप दिस इज़ क्लियर।